उनको पता है कांग्रेस भी एक डूबता हुआ जहाज़ है और आपका उद्धव ठाकरे का भी जो डूबता हुआ जहाज़ है। इस देश के गरीब जनता, जो छोटी जाति के लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा उनके पास समाधान नहीं है कि जो उनका उत्थान कर सकें। बदमाशी ख़त्म, महिला सुरक्षित, भू माफिया ख़त्म, लोगों के पैसे बच रहे हैं क्योंकि वो ख़त्म हो रहे हैं। भू माफिया जो लूटते थे, जनता खुश है, प्रसन्न है, तो क्यों नहीं चाहेंगे मोदी सरकार को। देश के लिए हिफाजत करने वाले लोग हैं, देश को ऊंचाइयों में चाहते हैं, किसी भी धर्म और मजहब के लोग हैं, उसके साथ मोदी सरकार खड़ी है। जब तक चुनाव आगे आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तब तक ये फूट जाएंगे या तो एक समझौता कर लें। ये नहीं बोलेंगे बीजेपी के पक्ष में, ये सच्चाई को नहीं दिखाएंगे, जनता के सामने नहीं बताएंगे। और उनके खिलाफ ये नहीं बोलते जो इस देश को बंटवारा करते हैं, जो मौलवी जो हैं, जो इनके आकाएँ हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के हों, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। इनको धन मिलता है उनसे। सर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपने देखा होगा कि एनसीपी के काफ़ी सारे नेता छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। किस तरह की राजनीति चल रही है? अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो क्या विचार करेंगे आप इनसे? देखिए, बीजेपी में आना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी एक ऐसा घर है जो सबका वेलकम करता है। तो कहने का मतलब, जब महाराष्ट्र के जो थे अपना पवार, जो भतीजे हैं, पवार के भतीजा अजीत पवार जी, उन्होंने देखा कि मेरे अपने ही पार्टी में जो मेरे ताऊ जी हैं, जब वो ध्यान नहीं देते, हमारी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हमारे विधायकों की, और इतनी उम्र एज होने के बाद भी सीट नहीं छोड़ते, उसके बाद भी ये प्राइवेटवाद में, परिवारवाद में ये अपने अब बेटी को उसका अध्यक्ष बना देते हैं। तो कहने का मकसद है, उनको पता था ये चीज़ होने वाली है, तो इन्होंने समय को देखते हुए एक अच्छी सोच करी, जो अपने साथियों को लेके बीजेपी में शामिल हो गए। आने वाले समय में बीजेपी है जो मोदी सरकार है, वो लंबे दूर की रेस का गाड़ी है। तो इसलिए उन्होंने सोचा ये डूबता हुआ है, उनको पता है कांग्रेस भी एक डूबता हुआ जहाज़ है और आपका उद्धव ठाकरे का भी जो डूबता हुआ जहाज़ है, अब पवार जी का भी अब डूबता हुआ जहाज़ समझो पूरी तरह से, कि उनके पास कितनी संख्या रह गई है, 8-10 की संख्या रह गई है, बाकी इनके पास 24-25 से ज़्यादा की संख्या इनके साथ है। अरे सर, आपने बीजेपी की बात करी तो लगातार बीजेपी पर ऐसे सवाल दाग रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है कोई वॉशिंग मशीन है क्या? जो भी नेता इनकी पार्टी में जाता है धुल जाता है, इस तरीके से वो बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये आपके जो ये सवाल है ना वॉशिंग मशीन में, ये जब भी कहीं मैं स्टूडियो में या कहीं पर भी जाके देखता है, तो जब ये वो लोग बोलते हैं, प्रवक्ता विपक्ष के, जो विपक्ष के प्रवक्ता ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि जो वॉशिंग मशीन है उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, नहीं ना। तो कहने का मतलब है भाई, विपक्ष वालों के पास है क्या? कोई उनके पास इस देश के लिए कोई ऐसा उनके अंदर मानचित्र नहीं है। इस देश के गरीब जनता, जो छोटी जाति के लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा उनके पास समाधान नहीं है कि जो उनका उत्थान कर सकें। तो आप एक चीज़ बताइए, वो किस तरह से बड़बड़ाएंगे, किस तरह से कोशिश करेंगे बदनाम करने की, कि भाई इसको जो भारतीय जनता पार्टी है इसको बदनाम करें, ये बदनाम हो। अगर इनके कार्य देखिए, मोदी जी हर बार कहीं जगह 9 साल के कार्य गिनवाते हैं, पर ये सच्चाई है। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, जो कई लोग आए मुख्यमंत्री कहे, पर उन्होंने गरीबों का, जनजातियों का उद्धार नहीं किया, उन्होंने ना ही युवाओं का उद्धार किया। अब देखिए, योगी राज में बदमाशी ख़त्म, महिला सुरक्षित, भू माफिया ख़त्म, लोगों के पैसे बच रहे हैं क्योंकि वो ख़त्म हो रहे हैं। भू माफिया जो लूटते थे, एक जगह को 10-10 बार बेच के पैसे कमाते थे, और जो बदमाशी करते थे, आज उनका भी पतन हो रहा है, वो खुद तख्तियाँ लटका के आ रहे हैं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जो योगी जी ने बुलडोजर चलाया है, कि जो भी ऐसी हरकतें आएगा देश विरोधी, या जो वहाँ पर अपने आपराधिक मामलों पे आएगा, पाया जाएगा, तो उसके लिए बुलडोजर पहला उनका कानून है, उसके बाद सज़ा है कड़ी। तो कितने आज वहाँ की जनता खुश है, प्रसन्न है, तो क्यों नहीं चाहेंगे मोदी सरकार को। एमपी में भी ऐसी हो रहा है, जहाँ असम में भी ऐसी हो रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, वहाँ से जो है बदमाश पंथी, जो मैं पंथी कह रहा हूँ, वो ख़त्म होती जा रही है। और कट्टरवादता जो भरी हुई थी हर स्टेटों में, और आज भी है, मणिपुर को सुगलाया जा रहा है, और भी ऐसे जो है कर्नाटका स्टेट हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कट्टरवाद भी आस्ते आस्ते कम हो रहा है। जो विदेशी एजेंट थे कट्टरवाद के, इस बीजेपी सरकार में, एक तो कट्टरवादियों पे लगाम लग रही है,
चाहे वो नीचे मौलवी से लेकर ऊपर तक इनके आंखें क्यों ना हो, चाहे वक्फ बोर्ड क्यों ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत कड़वे शब्द आपके सामने बोल रहा हूँ, सभी को, मुसलमानों या सभी, उनको नहीं बोल रहा मैं, मौलवियों को, पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो देश के लिए हिफाजत करने वाले लोग हैं, देश को ऊंचाइयों में चाहते हैं, किसी भी धर्म और मजहब के लोग हैं, उसके साथ मोदी सरकार खड़ी है। चाहे वो किसी स्टेट में हो, चाहे नेशनल में हो, चाहे विदेशों में हो, उनके साथ मोदी सरकार खड़ी है। और मोदी सरकार का एक ही नारा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सर, आप बोल रहे हैं कि सबके मोदी गवर्नमेंट के साथ सारी जनता खड़ी है, फिर जो ये लगातार जो विपक्ष प्रयास कर रहा है, अगर हम बिहार में नीतीश कुमार की बात करें या और भी अन्य पार्टियों की बात करें, लगातार इनका मेन मोटिव है कि हम 2024 में मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है, कहीं ना कहीं कुछ पल तक संभव है ऐसा या नहीं? देखिए, दूर के ढोल अच्छे लगते हैं। पहले भी ऐसे हुआ था, इनका गठबंधन हुआ था जो ठगबंधन के रूप से महसूर हुआ। अब भी ये वही प्रचार प्रयास कर रहे हैं। और आप ये देख लिए ना, कहाँ से शुरुआत हो गई, महाराष्ट्र से हैं, और पहले पटना से स्टार्ट हुई, जहाँ से केजरीवाल भाग गया था अपनी टीम को लेके। तो आप ये देखिए कौन सा इनका जो मोदी सरकार को 24 में हटाने का है। अरे मोदी जी का प्लान तो बहुत लंबा है। अगर वो सत्ता पे नहीं भी किसी प्रमुख में रहेंगे, पर एक वरिष्ठ के नाते वो कहते हैं ना, जो शिक्षा देते हैं, प्रसाद देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उस रूप में वो भारतीय जनता के साथ, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो जो विपक्ष वाले हैं, इनका बिखराव अभी आपके सामने देख रहे हैं। जब तक चुनाव आगे आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तब तक ये फूट जाएंगे। या तो एक समझौता कर लें कि हम सब मिलकर एक साथ, एक ही व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री का, हम सब इकट्ठे लड़ेंगे, हम कोई और किसी से नहीं लड़ेंगे, हम उसी पार्टी को जिताएंगे जिसका प्रधानमंत्री बनेगा। ये ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। सब प्रधानमंत्री के दौड़ में हैं, चाहे सपा के हो, चाहे मायावती के हो, चाहे इनके हो, अपना नीतीश जी हों बिहार के, चाहे अपना आपका ममता जी हों। अब मैं नाम दिया केजरीवाल महाराज, तो अभी देखते रहो, जो जिनको जमानत नहीं मिल रही, उनके बड़े बड़े नेताओं के जिनके गुणगान क्या करते थे, थोड़े टाइम पे पता लगा इनकी भी जमानत नहीं होने वाली है, ये भी जेल जाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना बनता है। महाराष्ट्रीय पॉलिटिक्स को लेकर जो है कपिल सिब्बल जी बोलते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं चल रहा है, तमाशा चल रहा है। तो बार बार जो कांग्रेस की तरफ से जो ये लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, इस तरीके की बयानबाजी क्यों आती है? सर, आप देखिए, कपिल सिब्बल है क्या? कपिल सिब्बल होगा, और भी इनके वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस के हैं ना, ये कैसे बीजेपी के पक्ष में बोल सकते हैं? ये नहीं बोलेंगे बीजेपी के पक्ष में, ये सच्चाई को नहीं दिखाएंगे, जनता के सामने नहीं बताएंगे। जो राम मंदिर को रुकवाने के लिए और जो मंदिरों को लेकर न्याय लड़ रहे हैं, ये लोग, ये वकील बन के आगे आते हैं बड़े बड़े, इनको नहीं है कि सबकी धर्म की इज्जत है। एक भारतवर्ष ऐसा जो सब धर्मों का इज्जत होता है, यहाँ पर सबका मान होता है, ये नहीं आएंगे। पर उनके खिलाफ ये नहीं बोलते जो इस देश को बंटवारा करते हैं, जो मौलवी जो हैं, जो इनके आकाएँ हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के हों, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। इनको धन मिलता है उनसे, क्योंकि ये उनको बचाने की कोशिश करते हैं। और ये लोग कभी आगे आते हैं सत्य काम के लिए कि ये सत्य जो अच्छा काम हुआ है उसकी हम प्रशंसा करें। ये सिर्फ अपना राग अड़ाते हैं, ये विदेशी एजेंट बन चुके हैं। सरकार को इनके अंदर बैन लगाना चाहिए, मैं तो साफ कह रहा हूँ। और ऐसा कानून बनना चाहिए आने वाले वर्ष में कि ये जितने भी हैं ना, जिन्होंने धर्मों का अपमान किया है, हर तीर्थ स्थानों का अपमान किया है, आपको पता नहीं है, जो इनके बड़े बड़े मदरसा थे, अब लोग वहाँ पर कुछ कम जाने लगे। क्यों जाने लगे? इन लोगों की वजह से। इन्होंने कट्टरवादिता चलाई है, विदेशी एजेंट बने ये लोग। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इन पर बैन लगे, इनको सख्त सजा और कानून करें। इस भारतवर्ष में अगर रहना है सभी को, हर धर्म को, तो इस भारतवर्ष की इज्जत करनी चाहिए और इसकी ऊंचाइयों का, इसका सम्मान करना चाहिए, जैसे भारत एक विश्व गुरु बन सके सबके आगे।